मेरा पहला फ्रेंचाइजी चालू हुआ और उसके बाद में कंज्यूमर को 10,000 रुपए का बिल जो था वो मैंने 2,000 पे लाके दिखाया। रतन टाटा सर से मिलके सबसे मतलब अलग क्या लगा एक चीज में? अलग मतलब वो एज ए ह्यूमन, मतलब हम लोग ह्यूमन से ज़्यादा बोल सकते हैं उनको कि उनका ह्यूमैनिटी। मेडिकल स्टोर जनरी कादर का शुरू करना है तो आपको फर्नीचर आपके हिसाब से अगर बनाना है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि अब 3 से 4 लाख रुपए में आपका एक स्टोर शुरू हो सकता है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम कदम वही रखते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं होता। ये शायद इसलिए भी क्योंकि आज हमारे साथ हैं 16 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और अभी करीब 2200 स्टोर इनके पास है। हमारे साथ हैं अर्जुन देशपांडे जो जेनरिक आधार के सीईओ हैं। अर्जुन देशपांडे से हम बात करेंगे, आज हर एक एंगल पर बातचीत होगी जिसपे आप भी बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके साथ साथ बिजनेस शुरू करने से पहले जो आपको डर लगता होगा कि ये बिजनेस शुरू करें क्या होगा, तमाम एक एक एंगल पे बातचीत होगी, विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्जुन जी, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हम शुरू ऐसे से करते हैं कि एक आपने पहले जो जेनरिक आधार का कॉन्सेप्ट लिया, ये कैसे आया अपने दिमाग में? सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार हम 800 करोड़ तो ठीक है अभी हमने कर लिया, लेकिन इससे पहले कि क्या हमारे सिचुएशन रही, हमने पहला कदम कैसे रखा? पहले तो जेनरिक आधार की जो मैंने शुरुआत की थी, ये व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मैंने कभी की ही नहीं थी। एक रियल प्रॉब्लम देखने के बाद में, मतलब हम लोग जब कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप पहला जो होता है वो हम लोग को मकसद हमारा नहीं होता कि बिजनेस करना है। हम लोग को सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। तो मैं जस्ट 16 साल का था, मेरा जस्ट 10 का एग्जामिनेशन जो था वो मेरा खत्म हुआ था और मैं ऐसे एक स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे छोटे से मैं गया। वहां पर मैंने देखा था कि एक दादाजी थे 70 इयर्स के आसपास, वो उस मेडिकल स्टोर वाले को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्रेडिट चाहिए मुझे मेडिसिन के बिल के ऊपर। और वो मेडिकल वाला तो अक्सर सी बात है, हम लोग किसी भी न जाने हुए इंसान को क्यों क्रेडिट देंगे। तो वो दादाजी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके वाइफ को हुआ था कैंसर। मैंने जब उनको पूछा तो मुझे पता चला उनके वाइफ को था कैंसर और हर महीने उनको 15,000 रुपए जो थे वो उनको खर्च करने पड़ते थे। और उनका बेटा था, वो ऑटो रिक्शा चला था मुंबई में। तो वो एक मैंने प्रॉब्लम देखा कि जो 15,000 की दवा है, हम लोग जब कहते हैं कि देश जो हमारा इंडिया है वो मेडिसिन का एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो भी हमारे देश के नागरिकों को ये बेसिक सी जरूरत जो है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो एज ए यंग किड मैं जस्ट गूगल पे गया और सर्च किया वो मेडिसिन का नाम। जो 15,000 रुपए का जो दवा था वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने में हो रहा था पता है आपको? सिर्फ केवल 3,000 रुपए में। अच्छा, 15,000 के दवा 3,000 में? 3,000 रुपए में मैन्युफैक्चर होता था। और जब मिडल मैन का चेन आता था, ब्रांडिंग होता था प्रोडक्ट का, तो वो एंड कंज्यूमर को बेचा जाता था 15,000 रुपए में। तो मेडिसिन जो होता है वो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, वो बेसिक नेसेसिटी है एवरी पर्सन की। तो मैंने सोचा कि ये चीज हम लोग को 130 करोड़ लोगों का ये प्रॉब्लम है, एक वो सिर्फ दादाजी का नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। तब तो 16 साल की उम्र में पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं थे। तो मैंने क्या सोचा कि हमारे पास में इंडिया में 10 लाख से ज्यादा छोटे मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं जो कि आज की तारीख में कार्यरत है। बट आज जब से बड़े बड़े मॉल आए, ऑनलाइन फार्मेसी वाले आए हैं, हमारा छोटा मेडिकल स्टोर वाला जो है वो कहीं ना कहीं तो पीछे छूटता जा रहा है रेस में। मैंने सोचा उनको ही हमारे साथ में जोड़े, जिनको खुद का व्यवसाय चालू करना है, मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मेसी क्षेत्र में मेडिकल खोलना है, उनको हम लोग सपोर्ट करें। तो वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और पहले से आउटलेट से फिर वो स्टोरी हुई और आज हम लोग पूरे देश में 2200 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे हैं। आज आप 16 साल के एज से शुरू किए, अभी आपका 21 साल एज है और इसमें 800 करोड़ रुपए की एक कंपनी खड़ी कर देना, ये एक आम इंसान के लिए सोचने के लिए कहा जा सकता है कि कुछ देर के लिए सोचेंगे यार कैसे पॉसिबल हुआ। लेकिन सबसे पहले जब आप फैमिली में बताए होंगे कि यार मैं चलता हूँ ना, मैं जा रहा हूँ कि स्टोर मुझे खोलना है, ये बिजनेस शुरू करना है, तो फैमिली का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आज के युवा में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि अगर उनको इसे फेस करना पड़ता है कि हम घर में बोलें तो वो कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको चीज़ कहूँगा कि जब मैंने शुरू किया था तब फैमिली, आज मैं हर एक जगह पे जाता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पे युवा आते, बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा देश बदल रहा है, सभी लोग स्टार्टअप के ऊपर जा रहे हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। बट इसमें बहुत सारा मेजर फैक्टर कहाँ आता है कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे शुरुआती दिनों में क्या किया, जब मुझे आइडिया आया कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने मम्मी पापा से जाके पूछा नहीं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर मैं पूछता था तो वो क्या बोलते थे, मत कर, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा 16 साल की उम्र में ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि वो मुझे बोलेंगे कि आप कर करके।
क्योंकि मैंने मतलब ऐसा ट्रस्ट नहीं था, कुछ नहीं था कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है तब, ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब मुझे से एक आइडिया आया तो मैंने उसके जाकर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं हमेशा कहता हूँ कि ई जो होता है एंटरप्रेन्योर का, वो स्टैंड होता है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे हमारे आइडिया का, तो वो आइडिया ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैं पहले 100-200 स्टोर्स घूमा। बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम लोग आपके साथ में क्यों जुड़े, क्योंकि तब ब्रांड नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। मेरा पहला स्टोर 1.5 महीने बाद में जुड़ा मेरे साथ। अच्छा, 1.5 महीने बाद। तो ये पहले स्टोर के पीछे की कहानी कैसे हुई? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है उसके पीछे की, क्योंकि मैं 100-150 स्टोर था। क्योंकि फ्रेंचाइजी जो हम लोग देना चाहते हैं, किसी को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है पता है आपको, कि आपके पास में आपका गुडविल होना चाहिए, आपके पास में आपका ब्रांड वैल्यू होना चाहिए। आज तो हमारे पास में बहुत बड़ा गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, बट तब के समय में आप जाइए, कुछ नहीं था हमारे पास। मैंने तभी तो नाम भी नहीं सोचा था, सिर्फ इतना सोचा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सिर्फ एक वो जो जिगर थी, एक वो जिद थी वो करने की। तो मैं 100-150 स्टोर पे घूमा। पहला मेरा स्टोर, उसके बाद में कन्वर्ट हो, जो 2 भाई थे उन्होंने मेरी पहली फ्रेंचाइजी ली। मैंने ये उनको वही बोला, थाने की बात है, थाने की बात है, हमारा। महाराष्ट्र की थाने की बात है। तब मैंने वो 2 भाइयों को कहा कि ये देखिए आपका बिजनेस जो है आपके सामने बड़ा है, इसी का मेडिकल का मॉल आ रहा है, आपका बिजनेस वैसे भी लॉस में जा रहा है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं आपको कंज्यूमर ज़्यादा ला के दूंगा, प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ला के दूंगा, आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, और आप हमारे साथ में जुड़ेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो मेरे साथ में 2 भाई पहले जुड़े, मेरा पहला फ्रेंचाइजी चालू हुआ, और उसके बाद में कंज्यूमर को 10,000 रुपए का बिल जो था वो मैंने 2,000 पे ला के दिखाया। और उसमें जो सीनियर सिटीजन थे, पेंशन होल्डर्स थे, वो खुद जाके हमारे बारे में लोगों को बता रहे थे। एक कस्टमर 10 लोग को ला रहा था, 10 कस्टमर 100 लोग को ला रहे थे। माउथ टू माउथ अवेयरनेस होता गया। और जब मेरा पहला स्टोर, आपने जैसे कहा मेरे पेरेंट्स कैसे कन्वर्ट हुए, तो मेरा जेला पहला स्टोर मैंने कन्वर्ट किया था जब मैंने उनके साथ में एग्रीमेंट किया। जिस दिन इनॉग्रेशन था, उस रात को मैंने मम्मी पापा को जाके घर पे बताया कि देखिए मैंने एग्रीमेंट साइन किया, कल सुबह इसका इनॉग्रेशन है, अच्छा, ऐसा ऐसा काम मैं कर रहा हूँ। तब उनके पास में ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन इनॉग्रेशन था स्टोर का, और मैंने वो चीज़ करके उनको बताई थी। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अच्छा। जब आप चीज़ कुछ कर रहे हैं और मम्मी पापा को बता रहे हैं, वो भी आपके अच्छे के लिए सोचते रहते हैं, तो करिएगा कुछ, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, यार फिर वो चीज़ होती गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका वायरल हुआ था जब रतन टाटा सर के साथ आपने आया था, वो मेंटोरशिप भी किए, फंड भी किए डायरेक्ट। तो उनके साथ मुलाकात, पहली मुलाकात या उन तक कैसे पहुँचे कि उनसे उनके पास जाएं, हम क्या बोले, फिर उनके साथ मिलना, ये इसके पीछे की क्या कहानी थी? पहले जब हमारे मतलब शुरुआती साल में, पहले जो 1 साल था, हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे धीरे 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 धीरे। हमारा स्टोरी वायरल हो रहा था कि हम लोग कैसे अप टू 80% कम दामों में मेडिसिन लोगों तक अवेलेबल करवा रहे हैं। तो मेरा पहला जो टेडेक्स का टॉक था, वो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरा पहला बहुत वायरल हुआ था टेडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वो तब देखा था रतन टाटा सर ने, और उसका टैगलाइन जो था टेडेक्स के टॉक का, हाउ अ 17-year-old किड इज चेंजिंग द फार्मा इंडस्ट्री फॉर बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। और रतन टाटा सर की तरफ से वो देखने के बाद में मुझे इनविटेशन आया कि आप मुझे मिलिए आके, कि हम सभी को पता है रतन टाटा सर को हमारे इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बेटर बनाने में कितना उनका सपना है, वो उनका ड्रीम है। और उन्होंने देखा कि अर्जुन ये चीज़ कर रहा है, तो मेरा पहला मीटिंग जो था वो उनके साथ में केवल और केवल 20 मिनट का था। 20 मिनट का मुझे समय मिला था। उसी में सारा एक्सप्लेन करना है वो 20 मिनट, हाँ, उसे मैं सारा एक्सप्लेन करना है उनको। और ऐसा नहीं था कि मुझे उनके साथ में मतलब मैं इन्वेस्टमेंट मांगने जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उनको समझाने जाना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 20 मिनट का समय मिला था। वो 20 मिनट जो था मेरा 3 घंटे हुआ। 3 घंटे सर मेरे साथ बैठे, रतन सर, हाँ 3 घंटे बैठे। और उसके बाद में एक लाइन उन्होंने कही कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस, दिस कैन चेंज द एंटायर हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। तो जब आपको आपके 17-18 ईयर्स की एज में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले सेकेंडरी पार्ट है, मेंटरशिप मिले ना मिले सेकेंडरी पार्ट है, बट आपको एक चीज़ जो लाइन सुनने में मिलती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं इतने ह्यूज इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि आप कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपको ये चीज़ करती रहनी चाहिए। बट उसके बाद में अच्छी चीज़ ये हुई कि रतन टाटा सर ने सिर्फ हमको मेंटरशिप नहीं की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट देखिल की हमारी कंपनी में, और वो चीज़ से अभी और हम लोग एक्सपेंड करते गए, वो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ होती है जब हम सोचते हैं ना कि यार ये जेनरिक मेडिसिन है, तो अंदर से थोड़ा कभी कभी जिनको जानकारी नहीं है उनको डर भी लगता है कि यार जेनरिक ले रहे हैं और डॉक्टर मुझे ब्रांडेड लिख के दे रहे हैं, किसी भी कंपनी का नाम दे रहे हैं, तो मैं फिर जेनरिक क्यों लूँ? क्योंकि कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ऐसा होता भी है कि 10,000 रुपये की अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो जेनरिक में 2,000 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जेनरिक और ब्रांडेड में
क्या अंतर होता है? हम क्यों जेनरिक को लेना पसंद करेंगे? हम क्यों जेनरिक लें और ब्रांडेड ना लें? अगर हमें जेनरिक दे रहा है, डॉक्टर लिख के दे रहा है, जेनरिक वैसे डॉक्टर लिखता नहीं है कि आप जेनरिक ले लीजिएगा, वो हर कोई ब्रांडेड ही लिखता है। तो ये आप पहले खुद ही बता दीजिए कि ये जेनरिक और ब्रांडेड क्यों लेंगे? पहली बात तो हर एक डॉक्टर जो होता है, अभी 2 दिन पहले डॉक्टर्स डे हुआ, मुझे बताने में आपको बेहद खुशी है कि हमारे जेनरिक आधार के फ्रेंचाइजी के माध्यम से 400 से ज़्यादा पूरे देश भर से डॉक्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपने जैसे एक चीज़ कही कि डॉक्टर जेनरिक नहीं लिखता, मैं कहूँगा आज डॉक्टर गवर्नमेंट के रूल के बाद में हर एक जन जेनरिक लिख रहा है और लिखना चाहिए। इसकी वजह कारण है कि डॉक्टर को भी लगता है हमारा पेशेंट जो है वो उनके दवाइयों के ऊपर पैसे बचाए। डॉक्टर होता है वो एक इंसान होता है, उनको भी लोगों की सर्विस करनी है, सेवा करनी होती है। तो आज डॉक्टर भी चाहते हैं कि हमारे कस्टमर के पैसे बचे। आज मुझे लगता है कि जो ब्रांडेड होता है और जेनरिक होता है, इंडिया में 90% मेडिसिन जो होते हैं वो जेनरिक होते हैं। बट अगर कोई कंपनी, हम लोग भी वही कंपनी से लेते हैं जहाँ से MNC कंपनीज बाय करते हैं, तो क्वालिटी सेम रहता है, मशीन से एक ही प्रोडक्ट निकलता है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। उनके लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, हमारे लोग दूसरी जगह पे रहते हैं। ब्रांडिंग, उनका सामान अलग जगह में उनका स्टिकर लगता है, हमारा अलग जगह में लिखता है, बट मशीन तो एक ही रहती है। तो वो लोग 10 रुपए में लेते हैं, मैं भी 10 रुपए में लेता हूँ, मैं बेचता हूँ 100 रुपए में, वो बेचते हैं 1000 रुपए में। वो अंतर है। अंतर ये नहीं कि क्वालिटी में फर्क है। तो आज यही चीज अवेयरनेस हो रहा है और मैं जहां जहां पर जा रहा हूँ पूरे देश में, सीनियर सिटीजन्स का मतलब आज सर के ऊपर हाथ रख के बोल रहे बेटा आपकी वजह से हमारा महीने का पैसा बचा दवाइयों के ऊपर। तो 20 साल के आयु में आपको पैसे से ज्यादा लोगों के आशीर्वाद की जरूरत होती है और वो मैं आज कमा रहा और वो अभी मिल भी रहा है आपको? मिल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा, सीनियर सिटीजन के इतने वीडियो मेरे बारे में, वो सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ है, बेसिक नेसेसिटी को हमको सॉल्व करना है। देखिए, आपको ये बता दें कि जेनरिक का अगर सिंपल में समझिए तो जैसे आप कोई शर्ट या कोई कपड़ा लेते हैं, अगर आप उसमें कोई ब्रांड नहीं है तो समझिए वो नॉर्मल है, उस पर कुछ नहीं है। वही कपड़ा अगर किसी भी स्टोर में जाए या फिर कोई कंपनी खरीदे और उस पर अपना मुहर लगा दे, मीन्स वो ब्रांडेड हो गई। अब उसकी कॉस्ट जो थी 500 रुपये की अगर शर्ट आ रही थी, उस पर अगर हमने अपना ब्रांड मतलब अपना लोगो लगा दिया कि मैं इस कंपनी से हूँ, वो ब्रांडेड हो गया। अब उस शर्ट की कीमत हो जाएगी 1000 रुपये। अब इसी में जेनरिक इन्होंने किया। मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आप पैरासीटामोल की अगर टैबलेट लेते हैं, अगर वो ब्रांडेड में आपको 6 रुपये में मिलेगी तो आई थिंक जेनरिक में 50 पैसे बनते होंगे। ऐसा अगर हम किसी का एग्जाम्पल ले कोई भी मेडिसिन का, तो जो हम 100 रुपये की दवा होगी वो हमें 10 रुपये या 15 रुपये में मिल जाएगा। बस फर्क ये है कि वो आप अगर कहेंगे किसी कंपनी का ब्रांड नहीं होगा, जेनरिक मतलब होता है कि सिंपल सा उसमें कोई ब्रांडेड आपको लोगो लगा के नहीं देगा, लेकिन कारगर उतना ही होता है जितना ब्रांडेड होता है। बट हम लोग उसके ऊपर जेनरिक आधार का लोगो भी लगा के देते हैं ट्रस्ट वैल्यू के लिए। हाँ, ट्रस्ट वैल्यू के लिए अब इन्होंने अपना अपना लोगो लगाना। तो ये देखिए इसमें कैसे होता है, हर एक कंपनी जो होता है, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, मॉलिक्यूल का नाम पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल। उसके बाद में अगर आपने उसको नाम दे दिए A, दूसरे ने नाम दे दिया B, तो वो उसके लिए होगा A, उसके लिए होगा B, बट है तो क्या पैरासीटामोल। तो हम लोग ने क्या किया, पैरासीटामोल को ही रखा, सबके ऊपर क्या लगा दिया, हम लोग ने जेनरिक आधार नाम लगा दिया। हमारे पास में जितने भी आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रेंज हमारे पास में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास में, अच्छा, उसमें जेनरिक आधार का लोगो आता है। पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल रहता है, हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं करते, इससे हमारा लोगों को मेडिसिन देने में पैसा बचता है। अच्छा, जो कंपनी से आप अपने जैसा लेते होंगे कि ये कॉस्ट वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, कंपनी कैसे करती है कॉस्ट? जैसे अगर हम ब्रांडेड लेते हैं तो उसका कॉस्ट मुझे 200 रुपये आ रहे हैं अगर हम 5 टैबलेट लें। अगर जेनरिक में जाते हैं वही हमें 20 रुपये 25 रुपये मिलते हैं। तो ये कंपनी कॉस्ट वैल्यू कैसे होते हैं, कैसे बनाते होंगे? क्योंकि आम लोगों को समझना यही मुश्किल होता है कि यार ये कैसे क्रिएट कर लेते हैं, कम कैसे दे रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि जेनरिक और ब्रांडेड, ऐसा कुछ वर्ड ब्रांडेड करके है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है वर्ड। दो होते हैं, एक होता है पेटेंट और एक होता है जेनरिक। ये ब्रांडेड क्या है पता है आपको, ये MNC कंपनी ने आके आपके माइंड में डाला ब्रांडेड। मशीन वही है, मैन्युफैक्चरिंग वही है। इंडिया में 90% दवा जेनरिक है। आपने अभी जेनरिक मेडिसिन कोई मैन्युफैक्चर से ली, आपने उसके ऊपर आपका नाम लगाया और आपने उसको, आपके उसमें पैसा बहुत है, आपने एक शेयर में जाके उसको मार्केट किया, तो जेनरिक क्या बना, ब्रांड बना वो पर्टिकुलर सिटी में। बट वही आप मेडिसिन जो ब्रांड वो सिटी में है, आप दूसरे सिटी में जाके वो पूछिए वो ब्रांड है कि नहीं, वहां पर वो ब्रांड नहीं रहेगा, वहां पर वो जेनरिक रहेगा। तो जिसका जहां पर नेटवर्क ज्यादा, जिसका जहां पर पैसा ज्यादा, वहां पर वो जेनरिक हो गया ब्रांड। हम लोग ने क्या कर दिया, पूरे देश में मेडिसिन वही मैन्युफैक्चर से लेके हमारे पास में फ्रेंचाइजी जो है, ग्राउंड पे रिटेलर जो है, हम लोग हर एक को मौका दे रहे हैं।
उनके माध्यम से डायरेक्ट लोगों को सब प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। अच्छा, तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लोगों को फायदा दे रहे हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ होता है कि जब आप शुरू करते हैं या फिर आपको किसी कंपनी से आप जेनरिक में जा रहे हैं या फिर वो आप दूसरी कंपनी वाले जो हैं वो भी तो मुश्किल घड़ी कुछ उत्पन्न करते हैं, कुछ सोचते होंगे खुफिया में कि यार इनको पीछे कैसे करना है, ऐसा कोई कठिनाई अभी आई है? शुरुआती दिनों में मतलब मैंने जब शुरू किया था जेनरिक आधार का वेंचर, तब एक चीज़ मेरे साथ में बहुत फ़ायदा क्या हुआ पता है आपको, कि मेरा एज सिर्फ 16 साल का था। और तब क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया, कॉल्स करते थे, थ्रेटनिंग कॉल्स एंड एवरीथिंग। तब लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, एमएनसी कंपनीज ने मुझे सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि एक 16 साल का लड़का क्या ही कर देगा हमारा, हाँ, ये कितना ही बढ़ेगा, क्या ही करेगा। तो तब मेरे लिए वो फ़ायदा हुआ। और उसके बाद में हम लोग ग्रो होते गए। रतन टाटा सर मेरे अब कंपनी में आए। उसके बाद में और चीज़ एक्सपेंड हुई, मीडिया आपके जैसे लोगों ने वो चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में काम किया कि इस देश में लोगों को ये ज़रूरत है और वो हमको उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे से माध्यम से हम लोग को, मैं कहता हूँ कि चैलेंजेस, एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड नेम है चैलेंज। चैलेंज नहीं आएगा तो हम लोग हमको खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। तो काम करते रहना है और चैलेंजेस को फेस करना है, दैट इज़ द फर्स्टली थिंग। अच्छा, ये ड्रग माफिया वगैरह भी होते हैं जो आपको ऐसा कभी लगा कि यार ये कभी थ्रेट आए ऐसे ड्रग माफिया कि यार ये तुम ना ये बंद करो, ये हमारे ऊपर हानि कर रहा है? नहीं, बीच में मतलब मेरे ऊपर एक साल पहले आगरा में मैं इनॉग्रेशन कर रहा था स्टोर का, तब हमला भी हुआ था, सब मीडिया में भी वो आया था, वो कुछ ड्रग माफियाज ने वहाँ के किया था। ठीक है, बट उसमें बाद में सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मुझे प्रोटेक्शन वगैरह दिया उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, बट हम लोग का हमारा कार्य करते रहना। और जब ये सब चीज़ें होती है ना, मुझे एक चीज़ पता चलती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ। अगर 100 लोगों को दिक्कत हो रही है पर 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है, तो वो चीज़ से हम लोग को काम करते रहना चाहिए। अच्छा, आने वाले टाइम में अभी जैसे आप बोलते हैं कि हमें जो लेते हैं दवा जेनरिक स्टोर लेते हैं उनको 40 से शायद 80% तक उनको बेनिफिट होती है। बेनिफिट का भी आपने, तो ये बेनिफिट का सिलसिला जारी रहेगा, आगे कुछ प्लान और चेंजिंग होगा कि नहीं यार 50% है तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा जान रहे हैं, लोग जानने लगे तो फिर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें भी अपना जेनरिक के कर रहे हैं तो एक तरह से आगे चल के मे भी ट्रेडमार्क हो जाए, अच्छा से लोग एस्टेब्लिश हो जाए, लोग जानने लगे, तो दामों का फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्या? नहीं, देखिए डे वन से जो है हमारा एक में ऐसा पूरे देश में मॉडल है, वो डे वन पे जो था वो आज भी वही है। हम लोग उतार चढ़ाव जो होते हैं उसके से हम लोग मॉडल चेंज नहीं करते। इसके वजह से हम लोग के आज देश में 3 साल में इतने बड़े पैमाने में फ्रेंचाइजी का नंबर है। इसमें क्या होता है, हम लोग अगर 40% प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बाकी कंपनी जो छोटा दुकानदार है मेडिकल वाला, उसको सिर्फ आज के तारीख में अगर वो 100 रुपये का मेडिसिन जो है वो अगर किसी को सेल करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर से आता है कितने में, 95 रुपीज़ में, उसका मैक्सिमम 5% प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो उसका 95 रुपीज़ जब इन्वेस्ट करेगा तब उसको 5 रुपये निकलेगा। बट हम लोग के केस में हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग वो मेडिसिन सेम हम लोग 20 रुपये में उसको देते हैं, वो 28 रुपये में बेचते हैं, उसका 40% प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा लोकल रिटेलर है वो आज प्रॉफिट में, आज जो एक एक फ्रेंचाइज शुरू कर रहा है वो उसका दूसरा डाल रहा है, तीसरा फ्रेंचाइजी डाल रहा है। दिस इज द सक्सेस। और कम इन्वेस्टमेंट में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज द काइंड ऑफ इकोसिस्टम आज हम लोग ने पूरे देश में बनाया। अच्छा, एक यूथ अगर चाहे कि मुझे ना इसमें हमें जुड़ना है या फिर हमें कोई बिजनेस में कदम रखना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कि डर होता है कि यार हम रखें लेकिन हमारा कैसे चलेगा, उसमें आप क्या कहेंगे उन यूथ के लिए कि वो क्या करे, कैसे करे, पहले खुद से कैसे लड़े? वो खुद से ही पहले लड़ना पड़ता है, डर के आगे जीते वाली बात, तो वो कैसे? मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, अभी जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी ले लीजिएगा। आज हम लोग ने इतना उसको अफोर्डेबल बना दिया है, इतना मतलब दवाइयों को तो अफोर्डेबल बना ही आई है, बट उसके साथ में व्यवसाय करने के लिए जेनरिक आधार को उसको भी अफोर्डेबल बनाया। अगर हम लोग मतलब चाहते तो हम लोग इसका फ्रेंचाइजी फी जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा रख सकते थे। इतना बड़ा ब्रांड है तो 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए रख सकते थे, जो कि आज छोटी छोटी कंपनीज रखती है। हम लोग ने ऐसा नहीं किया। हम लोग ने क्या किया, हर एक युवाओं को, महिला फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, आज कोई भी इंसान आगे आ रहा है जिसको खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना है, अगर वो फार्मासिस्ट है, नहीं है, अगर नहीं है तो उसको एक फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना है उसके फार्मासिस्ट के दुकान में, उसके लाइसेंस के ऊपर वो स्टॉक बेच सकता है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो हम लोग ने क्या किया, केवल और केवल 1 लाख रुपए में उनको पूरी फ्रेंचाइजी देना शुरू किया डे वन से। और उसमें मेन डिस्प्ले बोर्ड से लेके, सॉफ्टवेयर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके
ब्रांडिंग से लेके सब चीज़ें उसमें करनी थी। मतलब वो मशीन भी सिस्टम पूरा होता है वो, या फिर सॉफ्टवेयर सिर्फ सॉफ्टवेयर ना? सॉफ्टवेयर अभी हार्डवेयर तो अभी आपको अगर मन करता है आप एलजी का मतलब कोई भी बड़े कंपनी का लीजिए, अगर आपको नहीं करते तो डिस्प्ले लगाना है। हाँ हाँ, वो ये नहीं, ये क्लियर इसलिए भी जरूरी है कि लोग सोचते हैं यार अगर मैं 1 लाख में ले रहा हूँ फ्रेंचाइजी और उसके बाद और बाकी मुझे खरीदना पड़ेगा, तो और अवल ये फ्रेंचाइजी की कॉस्ट पड़ती है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस नहीं है, हमारे बिजनेस किसका है, व्यवसाय किसका है, हमारा दवाइयों का। तो हम लोग दवाइयाँ सप्लाई करते हैं उनको, हम लोग उनको सॉफ्टवेयर देंगे उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। आज अगर यही सब जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर बाहर से बनाने गए तो उनको 2 से 3 लाख रुपए तो वैसे ही लगने वाले, बट इतना बड़ा ब्रांड उनके साथ में जुड़ता है जहाँ से वो खुद वहाँ पर उनके पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वहाँ पर दवाई और मेडिकल इंडस्ट्री ऐसा है ना, आप गाँव में शुरू करिए, शहरों में शुरू करिए, आपका व्यवसाय वहाँ पर है, सेवा के साथ में आपका व्यवसाय भी चलने वाला है वहाँ पर। तो टोटल खर्च कितना पड़ता होगा अगर टोटल मिनिमम कोई कहे तो? मेडिकल स्टोर झंडी का का शुरू करना है तो आपको फर्नीचर आपके हिसाब से अगर बनाना है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि अब 3 से 4 लाख रुपए में आपका एक स्टोर शुरू हो सकता है। मेडिसिन वगैरह लेके 4 लाख रुपए में आपका स्टोर शुरू हो सकता है। तो 1 लाख की फ्रेंचाइजी, और उसके बाद फिर मान के चलिए 1 लाख रुपए में जो भी उसमें डिवाइस हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, जो मशीन हो, और बाकी जो 2 लाख पड़े वो मेडिसिन का। मेडिसिन, हाँ जी, मेडिसिन का, और वो तो उनके हिसाब से उनको लोकली करना है, हम लोग उसमें से कोई पैसा नहीं लेते। हमने इतना ट्रांसफर मॉडल रखा है, जो फ्रेंचाइजी फी है उसी में जो है हम लोग उनको ये सब चीज़ें मतलब सॉफ्टवेयर हो, ब्रांडिंग हो, बोर्ड, वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर लगाना है तो कंप्यूटर लगाना है कि लैपटॉप लगाना है, वो आपका निजी मामला है। वो तो निजी है। आपको फर्नीचर वो प्लाई इटली से मंगाना है कि देश का वापरना है, वो आपका मामला है। तो वो आपको जितना बचत लोकली कर सकते हैं वो करिएगा। आप 3 लाख के खर्चे को आप 1.5 लाख करिएगा, 1 लाख करिएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आउटर लुक ऑफ द स्टोर, वो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके अरुणाचल तक झंडी कादर का सिमिलर है। आप कहीं पर भी जाइए, आज झंडी कादर बाहर से सब सेम लगेगा, बट अंदर दवाइयाँ जिसको लेनी है ना, वो अंदर से उसको क्या लेना देना है। वो हम लोग क्यों, मैं फ्रेंचाइजी को क्यों बोलूं कि आपको अंदर पूरा आपको सोने का काम करना है, कांच का काम करना है, जरूरत नहीं है। वो तो जैसे अपना, तो क्यों खर्चा करना है, आप लोगों को फायदा दीजिए वो चीज का। आपने अगर 3 लाख रुपए में एक स्टोर किया, 6 महीने में दूसरा करिए, 9 महीने में तीसरा करिए, आप बिजनेस को बढ़ाइएगा, एक ही के ऊपर ज्यादा खर्चा मत करिएगा। तो हम लोग ने मोटिव रख के आज हमारे पास में जितने फ्रेंचाइजीज है वो बहुत सारे लोग वो सेकंड फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं, थर्ड फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक मोटिव ऑफ द स्टोरी, व्हाट वी कैन से। अच्छा, एक फ्रेंचाइजी एक इंसान, ऐसा कोई लिमिट है कि एक इंसान एक फ्रेंचाइजी ले, दूसरा अभी ले? हम लोग ने किया है ऐसा, अभी कर दिया, पहले नहीं। कारण ऐसा है ना, बहुत सारे पूरे देश से एप्लीकेशन आते हैं, तो अभी एक ही जन अभी हम लोग को कहते हैं कि 5 फ्रेंचाइजी चाहिए, अभी हम लोग ने 3 के ऊपर अभी हम लोग नहीं देते एक को। अच्छा, एक इंसान 3? हाँ, एक इंसान को 3 के अभी हम ऊपर नहीं देते फ्रेंचाइजी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है। हम लोग को भी मतलब सबको मौका देना है, किसकी उसका व्यवसाय करना रहता है खुद का, तो उनको सबको मौका इक्वली मिलना चाहिए ना। अच्छा, फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या क्या होता है अगर हम फ्रेंचाइजी कोई बंदा लेना चाहे डायरेक्ट? अगर देखिए एक बात और बता दें आपको, फ्रेंचाइजी में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि फंडिंग है या फिर कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल के रखिएगा। मैं इसलिए आप ही के लिए पूछ रहा हूँ ताकि आप कहीं भटके ना। अगर आपको चाहिए तो आप सीधे इनके वेबसाइट पे या वहाँ से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो उस पर क्या क्या चीज़ लिस्ट होगी? एक अगर लिस्ट बोलते हैं ना कि हमारा वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये वो, तो इसमें क्या होगा उसको जो फ्रेंचाइजी ले? मैं एक चीज़ पहला, मैं आपके इंटरव्यू पे, मैं पूरे देश में इंटरव्यू करता हूँ, मैं पहले इंटरव्यू में आपके ऊपर फ्रेंचाइजी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब लोगों को समझना चाहिए चीज़, क्योंकि मेरे को आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देख लीजिएगा। हाँ, नहीं, मैं इसलिए व्यूअर को देखा हूँ कि ये एक होता है कि देखिए भटकने से बढ़िया है कि आपको एक जगह मिल जाए, 10 जाए। और इस पीछे कारण ऐसा है ना कि एक फ्रेंचाइजी, इसमें मतलब आप सिर्फ नाम फ्रेंचाइजी रखिए, बट वो एक फ्रेंचाइजी नहीं है असल में। अब देखेंगे तो एक ऑन बोर्डिंग है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, सिर्फ आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम ना तो आपसे रॉयल्टी लेते हैं, ना आपसे प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, ना कुछ लेते हैं। आपको दवाइयाँ जितनी वहाँ पर लगती है जनरिक आधार की, वो हमसे मंगानी है महीना टू महीना। जिसमें आप बाहर से मंगाएंगे उससे अच्छा हमसे मंगाएंगे, तो लोग आपके पास में खरीदने के लिए तो आएंगे। ठीक है, राइट। तो वो एक उनको मोनोपोली हो गया ना वहाँ पर। हाँ, तो इसलिए वो फ्रेंचाइजी का शब्द जो है वो लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने रखा है। अच्छा, हाँ जी, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द थिंग ओवर हियर। एंड यही चीज़ है, मतलब जहाँ पर भी आपने जैसे वेबसाइट का कहा, वेबसाइट है, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि सभी को हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें से कटिंग होता है, शॉर्टिंग होता है, जाता है।
अच्छा, फिर लिया जाता है। तो अभी हमारे राज्य में हर जगह पे अवेलेबल। फॉरेन कंट्री का प्लान है कोई मिशन, आगे का मिशन क्या है बीच में? देखिए मतलब कैसे होता है, अभी जिसको एप्लीकेशन डालना है तो वो एरिया में जल्दी का अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी किसी ने बुक किया है, नहीं तो वहाँ पर ऑलरेडी किसी ने खोला है, तो वो 500 मीटर में हम लोग किसी और को नहीं देंगे। अच्छा, वो एक्सक्लूसिविटी है आपका फिर, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा हमारी टीम को। अभी देश में मतलब मेरा जो मेन मोटिव है वो इंडिया के छोटे छोटे गाँवों में एक्सपेंड करना है। आज अगर आप बिहार लीजिएगा, आज जनरी कादर मुझे बेहद खुशी बताते हुए, बिहार में छोटा सा गांव है दरभंगा। दरभंगा अंदर एक छोटा सा मतलब तालुका है मधुबनी, और वहाँ पर जो है क्या नाम था सर, कुशेश्वर आस्थान। कुशेश्वर स्थान मधुबनी का है, और दरभंगा एक अलग जिला है, ये क्लियर के समझा दो। हाँ, कोई बात नहीं। बिहार में जो है दरभंगा में एक छोटा सा कुशेश्वर आस्थान करके गांव है। वहाँ पर आज के तारीख में पॉपुलेशन 15,000 का है। वहाँ पर एक डॉक्टर था, एक हॉस्पिटल था, आप गूगल पे आपको फोटोज में आप लगाइए चाहिए तो यहाँ पर, वो इतना सा छोटा सा हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बेचारा 15,000 लोगों को सर्व कराता था। वो डॉक्टर ने आज जनरी कादर का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। तो आज हम लोग छोटे छोटे गाँव में जा रहे हैं, बिकॉज मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि 40 किलोमीटर जो है वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता से अगर हम लोग दूर जाएंगे, दैट इज़ द रियल इंडिया वी हैव टू वर्क फॉर। वो हम लोग आज काम कर रहे हैं। अच्छा, तो और फॉरेन कंट्री का भी प्लान है? हाँ, अभी हम लोग दुबई हो, मिडल ईस्ट हो और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपेंड करेंगे शॉर्टली। सो दैट इज़ द थिंग। बट मेरा मेन फोकस इंडिया है, बिकॉज इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। हम लोग जितना काम करेंगे इंडिया में उतना कम पड़ने वाला है आज। तो नहीं, ये जो फॉरेन कंट्री में अगर मेडिसिन लेते हैं, वहाँ पे जो जाएंगे वो इंडिया से सस्ता पड़ता है या फिर महंगा होगा, क्या होगा? आपने विजिट किया है, गए हैं, तो शायद आप म्यांमार और दुबई इन सब जगहों पे, तो क्या यहाँ से वहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है मेडिसिन? ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, सबका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है पता है आपको? वर्ल्ड का मेडिसिन का इंडिया। इंडिया से हम लोग सबसे कम रेट में एक्सपोर्ट करते हैं। आप एक्सपोर्ट का डेटा है अवेलेबल होता है नेट पे, आप वही एक्सपोर्ट का डेटा ही आप एनालिसिस करिएगा, आपको समझेगा हमारे मेडिकल स्टोर में इंडिया के कितने हाई रेट पे मिलते हैं और एक्सपोर्ट जो हमारे वही मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करता है वो कितने कम अमाउंट में करते हैं। आप जो ब्रांडेड और जेनरिक बात कर रहे थे ना, आपको नेट पे ही वो डेटा अवेलेबल है कि हमारा वही मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट 5 रुपए में कर रहा है और हमारे देश में वही प्रोडक्ट बेच रहा है 500 में। अच्छा, हाँ, वही प्रोडक्ट बेच रहा है 500 में, 500 में एक्सपोर्ट हो रहा है, 5 रुपए में एक्सपोर्ट हो रहा है। बेच रहे वो हमारे देश में 500 रुपए में उनका ब्रांड लगा के, क्योंकि अगर वो लोग वही चीज को हाई प्राइस पे वहां पर बेचने जाएंगे, कोई लेगा नहीं उनका प्रोडक्ट। अच्छा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, वो जो सप्लाई चेन मैंने आपको दिखाई थी, सप्लाई चेन में हम लोग ने वही चीज इनोवेशन ला दिया कि वही मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदो, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाओ और अननेसेसरी कॉस्ट को बचाओ, ताकि वो बीच में जो एक तरह से बिचौलिया कह सकते हैं। ये देखिए मैं किसी को हम लोग कट नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं टारगेट का बात नहीं। देखिए मैं चीज़ बताता हूँ आपको, हम लोग 100 लोगों का मतलब 100 लोग को छोड़ दीजिए, बट 140 करोड़ लोग का जो भला करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा 1-2 लोग तो उसमें दुखी होंगे, बट वो मैं दुखी होना नहीं समझ पाऊंगा। 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए समझता हूँ। तो फॉरेन का प्लान है यहाँ से, अब सीधे फॉरेन जाएंगे फिर इंडिया के लिए, और क्या आगे का क्या प्लान है आपका? इंडिया में जितना करे उतना कम है। अभी हम लोग ने आज ही मैं मतलब सुबह जो हमारे वेटरनरी एंड हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं उनसे मेरा मुलाकात हुआ। एनिमल जो हमारे इंडिया में फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स इंडिया में बहुत, इंडिया इज़ एन फार्मर्स कंट्री, वी ऑल नो। और आज की तारीख में हमारा जो फार्मर होता है वो बहुत ज़्यादा, उनको प्रॉब्लम क्यों फेस होते हैं पता है आपको? उनको प्रॉफिटेबिलिटी क्यों इतनी जल्दी नहीं मिलती? तो उनके पास में दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। अगर उनका एनिमल अगर बीमार पड़े तो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो हाई एंड होती है। तो अभी हम लोग ने एनिमल्स मेडिसिन भी शुरू किया, वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा, अभी तक तो ह्यूमंस थे, बट अभी उसके साथ साथ वेटरनरी मेडिसिन भी हम लोग ने शुरू किया। तो ये अगर फिर ये एक नया वो चीज हो जाता है कि अगर कोई मान के चले एक दुकान पे तो दोनों मेडिसिन रहेगा? नहीं, दुकान पे नहीं, उसके लिए स्टोर्स अलग है। वो किसी मतलब वो एकदम 3 टायर सिटीज में जहाँ पर सच में किसानों को उसकी जरूरत है। अच्छा, वो शहर में डाल के फायदा ही नहीं है कुछ ना। शहर में थोड़ी ना हम लोग खेती करेंगे, वो तो हम लोग शहर में नहीं, मतलब गांव में करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग के वो वेटरनरी फ्रेंचाइजीज होंगे, बट उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, वो अलग हाँ, वो अलग से हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको एनिमल्स की दवा मिलेंगी। यहाँ पर हमारा ह्यूमंस के लिए ग्रीन कलर है बोर्ड का, वहाँ पर एनिमल्स के लिए व्हाइट कलर है बोर्ड का। अच्छा, बोर्ड पूरे चेंज होगा, नाम सेम रहेगा?
नाम जनरी कादर वेटरनरी है और वहाँ पर गाय भैंस जो है हमारे पेट्स हैं जिनके उनके फोटोज हैं वहाँ पर, तो आपको दूर से समझिएगा ये वेटरनरी का जनरी कादर का फ्रेंचाइजी कॉस्ट का उसमें भी रहेगा यही फिर सेम रहेगा। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर फ्रेंचाइजी, मतलब मैं एक अलग से ये समझाना इसलिए चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी पे ही हम बात कर ले कि अगर हमें फ्रेंचाइजी लेना है तो फिर हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, कितने प्रोसेस होंगे, हमें मतलब कहीं भटकना ना पड़े और एक ही जगह से हमें डायरेक्ट मिल जाए, तो उसका हमें कैसे होगा, ये एक अलग से समझा दीजिए ताकि यूथ को जो खोलना चाहते हैं। ये देखिए, आज पूरे देश भर से जनरी कादर को मतलब सभी लोगों को फ्रेंचाइजी जनरी कादर की शुरू करनी है। इसके पीछे बेसिक सा कारण ऐसा है कि आज उनको 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो बाकी फ्रेंचाइजीज में लगाने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल 1 लाख रुपए में जो है आपको खुद का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं जनरी कादर के साथ में जुड़ के, इतने बड़े ब्रांड के साथ में जुड़ के। और इसके लिए आज हमारे पास में 2200 से ज़्यादा पूरे देश में फ्रेंचाइजीज है, ऑन बोर्डेड स्टोर्स है। इसमें भी फ़ायदा ऐसा होता है कि अगर आप खुद एक मेडिकल स्टोर ओनर है, नहीं तो आपको खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना है। आज की तारीख में ऑनलाइन फार्मेसीज, बड़े बड़े मॉल जब से आए तो हमारा छोटा दुकानदार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नहीं तो आपको खुद का मेडिकल स्टोर करना है शुरू, तो आपके पास में कोई बैकिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग को एक एम्पावर कर रहे हैं कि आप आपका खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करिएगा। उससे क्या होगा, आपका खुद का इनकम जनरेट होगा, यू शुड बी एन माइक्रो एंटरप्रेन्योर आप जनरेट होंगे। और आपको जो है कम अमाउंट में आपका खुद का बिजनेस चलेगा। अगर आप फार्मासिस्ट है और अगर नहीं भी है, अगर नहीं है तो आपको एक अपॉइंट करना है फार्मासिस्ट, यू कैन बी एन बिजनेस ओनर। तो उसके लिए प्रोसेस है, हमारी टीम को कॉल करके जो है वो देखना है वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है, फिर क्राइटेरियाज है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे दूसरे लोकेशन में करिएगा। तो दैट इज़ अ बेसिक काइंड ऑफ प्रोसेस। अच्छा, वो एक मीटर दायरा है कि आप 1 किलोमीटर में या 500 मीटर में ही इनका दायरा है, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं भूल गया था कि आपसे पूछना है, हम जिस भी मिडिल क्लास से हो, जो यूथ हैं चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था कि हम इतने हिम्मत से हम आगे स्ट्रगल कर सकें, मतलब कि आपके जैसे फादर मदर या फैमिली बैकग्राउंड में हमें क्या रहा था कि बिजनेसमैन है, फैमिली बिजनेस फैमिली है, या फिर देखिए, मैं चीज़ कहूँगा कि मेरी फैमिली मतलब पापा तो ट्रैवल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मम्मी का कुछ एक्सपोर्ट्स का काम है। तो ये जो बेसिक सा जो चीज़ है, मतलब फैमिली आपके कुछ भी करे। अभी मैं मतलब बहुत सारे अच्छे इंसानों को, मतलब अच्छे रिस्पेक्टिव सीनियर इंसानों को मिलता हूँ जो बहुत अच्छे सीनियर पोजीशन पे ब्यूरोक्रेट्स हो हमारे देश के। उनके पिताजी माताजी तो हमारे देश में मतलब बहुत किसान थे, नहीं तो समथिंग लाइक दैट। उन्होंने स्ट्रगल्स करके बड़े हुए हैं। तो ऐसे मत समझिए कि आपके पास में कुछ नहीं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही इसीलिए ये पूछने के पीछे यही रीजन था कि जरूरी नहीं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। बात सही है, बिकॉज ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा मत समझिएगा आप कोई भी कि आपके पास में ये नहीं है तो ये आप क्या कर रहे हैं ना, आप दूसरे को आप एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं। आप किसको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? खुद को। खुद से आते हैं। हाँ। खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। अगर मैं 16 साल की उम्र में सोचता था कि मेरे पास में यार मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पास में मुझे 100-150 रिटेलर बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं लूँगा आपका फ्रेंचाइजी, राइट। तो मैं क्या बोलता था, यार छोड़ यार, ये तो चलने ही वाला है नहीं, छोड़ दे। तो मैं क्या करता था बताइए मुझे, मैं खुद को एक्सक्यूज़ देता था। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने करता रहा मैं चीज़। और मैं कहूँगा कि आपके पास में पेशेंस होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू कर दिया कल आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलने वाला, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को अपना अपना समय लगता है, समय के बाद में वो चीज़ होगी और आपका मेहनत होता है उसमें। अगर आप बोलेंगे कि मैं कुछ भी चीज़ शुरू कर दूंगा और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो व्यवसाय कैसे चलने वाला है? व्यवसाय नहीं चलने वाला है। तो आपको काम करते रहना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये तो होता होगा एक स्टोर से कैलकुलेशन कुछ है जो अगर हम एक स्टोर का फ्रेंचाइज लेते तो हमें इतनी कमाई हो जाएगी? मैं ऐसा कुछ कमिट किसी को नहीं करता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मेडिकल स्टोर जो है आप देश में कहाँ पर भी शुरू करिए। दवाइयाँ आपके भी घर में 5,000 की लगती होगी, दादी जी हो दादा हो। मेरे घर पे भी दादी को 5,000 की दवाइयाँ लगती है। हर एक के घर पे लगती है। हमारे यहाँ पर कैमरामैन होने दीजिए, सब लोग होने, टीम होने दीजिए, यहाँ पर किसी घर पे तो किसी को दवाइयाँ लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको मार्केट बनाना है, मार्केट ऑलरेडी है। आपने वो क्या करना है, लोगों को मेडिसिन एफोर्डेबल प्राइस पे पहुंचानी है। तो आपका जो व्यवसाय है वो अगर आप मेहनत करेंगे तो चलने वाला है। राइट। तो कितना चलेगा क्या चलेगा वो आपके ऊपर है, कितना मेहनत आप करते हैं। राइट। ऐसे हमारे पास में कितनी महिला है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो वहां पर जाके पैम्पलेट बांटती है, बोलती है आप आओ हमारे स्टोर में। उनका महीने का सेल जो है वो अराउंड 10-10 लाख 12-12 लाख का है। अच्छा, बट वो मेहनत करते हैं उसके लिए। हाँ, मतलब सेल भी तो डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप रोड पे, मार्केट रोड पे स्टोर डालेंगे तो सेल अच्छे होने वाले हैं। बट अगर आप
4 बिल्डिंग के एकदम अंदर स्टोर डालेंगे, बट अगर आप लोगों को ला सकते हैं, आप में अगर मार्केटिंग का स्किल है लोगों को लाने का, वहां पर भी सेल अच्छा होगा. हाउ यू आर कैपेबल, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन योर सेल्फ एंड योर बिजनेस, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर. मैं ऐसे कितने आपको केस स्टडी शेयर करवा सकता हूँ कि जिन्होंने एक एक स्टोर से शुरू किया हमारा फ्रेंचाइजी, आज उनके 3-3 स्टोर है, 2-2 स्टोर है. हाँ, मेहनत किया ना वो चीज का. उसका जितना, अब ये बात है ना कि आप अपने स्टोर खोल के अगर कोई सो ही जाए घर पे तो फिर कुछ नहीं उसका बेनिफिट हो सकता, कुछ नहीं कर सकता. हाँ, कोई भी नहीं करेगा. कोई कुछ नहीं कर सकता उसका. अच्छा, इस सब में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए, आपको रतन टाटा सर से मिल के सबसे मतलब अलग क्या लगा एक चीज़ में? वो तो है ही अलग, उनकी तो तारीफ ही बहुत ज़्यादा होती है उनसे कहना, लेकिन अपने में आपको क्या लगा उनसे अलग? मतलब वो एज ए ह्यूमन, मतलब हम लोग ह्यूमन से ज़्यादा बोल सकते हैं उनको कि उनका ह्यूमैनिटी. अगर आप बिजनेसमैन देखिएगा, सब एंगल देखिएगा, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, बट इंसानियत क्या होती है वो उनसे सीखना चाहिए. हम लोग को लोगों को कैसे अब क्या बोले ट्रीट करना है. आप कभी भी उनको मिलिएगा, कभी भी कहाँ पर भी, तो उनका किसी से भी मिलिए, आप नए भी होंगे तो मिलने का जरिया वही रहेगा जो उनको हमेशा से जानता होगा. तो आपको कभी वो महसूस नहीं होने देंगे कि मैं आपको पहले बार मिल रहा हूँ, नहीं तो आप कौन है, मैं इतना बड़ा हूँ तो आप कौन है, ऐसा कभी नहीं महसूस होने देंगे किसी को. वो कोई भी होने दीजिए फिर. तो मुझे लगता है हम लोग जो चीज़ें करते हैं, मैं अभी हमेशा उनसे मिलता हूँ, तो एक चीज़ हमेशा सीखता हूँ उनसे कि हम लोग को ग्राउंडेड, मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे रहना चाहिए, काम करते कैसे रहना चाहिए. हम लोग ने ऐसा नहीं है कि आज मैं भी जो है सब बिजनेस से सब कुछ हम लोग बना रहे हैं, बट मैं अब देखेंगे तो मैं गाँव में जाता हूँ, घूमता हूँ, वहाँ पर जाके रिबिन कटता हूँ हमारे फ्रेंचाइजीज की, लोगों से मिलता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझता हूँ. तो ये चीज़ हमको करती रहनी चाहिए. अगर हम लोग हमारा क्या बोलते हैं बेस छोड़ेंगे तो हम लोग का बिल्डिंग का बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा. दैट इज़ द बेसिक काइंड ऑफ नेसेसिटी व्हाट वी हैव टू बिल्ड ऑन. तो रतन सर से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने जैसी है. और अभी के अनुसार से जो चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं उसके अनुसार से अगर मैं बताऊं तो पर्सनली जो लगता है कि रतन टाटा जी से मिलने के बाद भी आप वायरल ही रहे, अभी भी चर्चा जब भी होती है तो उनका जिक्र ज़रूर आता है, लेकिन जो अंदर से खुशी मिलती है कि हमने जो 16 साल में शुरू किया और अभी 21 साल में 800 करोड़ का, उस दौर से और इस दौर से अभी कंपैरिजन करते हैं तो कैसा अपने आप में फील होता है कि यार क्या ऐसे परेशानी थी जिससे हम आज निकल पाए? खुशी, मैं आपको एक चीज़ कहूँ पर्सनली, मैं हमेशा आज की तारीख में हम लोग ठीक है सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर आप बोलेंगे आज मुझे वापस वो आप 16 साल का बच्चा बनो और वापस वो 0 से शुरू करो, मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी. क्योंकि जब हम लोग बनाने को जाते कुछ चीज़ बनाते हैं ना, वो मज़ा अलग रहता है. वो हम लोग ने किया है, और वो हम लोग को, मैं हमेशा हर एक एंटरप्रेन्योर को कहता हूँ, आपके जो अर्ली डेज होते हैं स्टार्टअप बिजनेस करने के, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे और एनर्जेटिक होंगे, और वो आपको ज़िंदगी के बहुत साल सिखा देंगे. क्योंकि आपके पास में कुछ नहीं होगा, टीम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, आपके पास में ट्रस्ट करने वाले वो लोग नहीं होगा. तो अगर आप वो समय आप टिक गए, आप एक्सपेंड कर लिए ना, तो थिंग्स आर गुड अहेड फॉर यू काइंड ऑफ. थैंक यू. तो हमारे साथ अभी थे अर्जुन देश पांडे हैं, और इन्होंने आपको बताया बखूबी कि कैसे आप भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ करना चाहें तो डर की कोई भी बिजनेस नहीं होता, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा. वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और कुछ करना हो तो हारने की कोई बात नहीं होती, कि आपको करना है मतलब करना है, जो ठान लिया बस ठान लिया. तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हो, तो डायरेक्ट इनसे भी संपर्क कर सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपका कुछ हेल्प हो सके. फिलहाल अर्जुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ तक में उन्होंने आए, समय दिया, और स्पेशली इनको वहाँ से बुलाने के लिए मुझे भी बहुत सारी कोशिश करनी पड़ी कि आएँ, आप तक बातों को पहुँचाएँ, ताकि आपको भी कोई कठिनाई ना हो. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और आपका जो भी काम है यूथ को इंस्पायर करने का, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट.